फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टेमेटिक तरीके से। पेपर 2 है हमारा हिंदी साहित्य। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 2 है उसके इम्पोर्टेंट PYQs आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इनसे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं, क्योंकि सिलेबस हिंदी साहित्य का बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। इससे हमें पता नहीं चलता कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन सा नहीं। PYQs की हेल्प से ही हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का पता चलता है और आपको ये भी पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है। तो आइए देखते हैं हमारा 21 क्वेश्चन क्या है। तो जो भी फ्रेंड्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे PGT, TGT, DSSB, नेट JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD, सभी के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इस क्लास को। तो 21 क्वेश्चन है हमारा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? A 693, B 700 ईस्वी, C 1050 ईस्वी और D 1000 ईस्वी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा D। इस बुक्स का ये भी फ़ायदा है कि इसमें साथ साथ एक्सप्लेनेशन दी गई है, जिससे हम इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें से निकाल लेते हैं और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें जो अदर हमारे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में वो भी हमारे राइट हो जाते हैं। तो ये इस तरह से जो क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन दी हुई होती है वो बुक्स हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा विरचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 में प्रकाशित हुआ। इसमें इन्होंने एक विशेष कालखंड सन 693 से 1693 ईस्वी तक रचित हिंदी साहित्य का विवेचन किया। विवेच्य ग्रंथ 7 प्रकरणों में थे। संधि काल, चारण काल, भक्ति काल की अनुक्रमणिका, भक्ति काल, प्रेम काव्य, राम काव्य तथा कृष्ण काव्य में विभाजित है। अतः इस आधार पर डॉक्टर वर्मा हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 22। बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। A लौकिक संस्कृत, B वैदिक संस्कृत, C प्राकृत और D पाली। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा D। जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य हैं उनकी भाषा पाली है। तो आइए इसके भी इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्राकृत भाषा के विविध रूप हैं। इसमें पाली प्राकृत का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है और अर्धमागधी का संबंध जैन धर्म के ग्रंथों से। जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहाँ वहाँ पाली भाषा पहुँची और जैन आगे देखते हैं। और जैन धर्म के साथ अर्धमागधी प्राकृत भाषा को साहित्यिक महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ है। इनमें भी विशेष रूप से महाराष्ट्रीय प्राकृत का प्रधान रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? A खुमान रासो, B ढोला मारूरा दुहा, C भरतेश्वर बाहुबली रास और D जयमंक जस चंद्रिका। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा C जयमयंक भरतेश्वर बाहुबली रास। तो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना भरतेश्वर बाहुबली रास है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो आइए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अपभ्रंश में रास नामक पहली सरस कृति भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी में मुनि जिनविजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तो हमें ये भी याद रखना है कि जैन साहित्य की रास परंपरा का यह प्रथम ग्रंथ है। इसकी रचना शालिभद्र सूरी ने की
थी। शालिभद्र सूरी ने पंच पांडव चरित रास की भी रचना की। खुमान रासों के 43 छंद प्राप्त हुए। इस काव्य के कवि का नाम तो अज्ञात है, परंतु एक स्थल पर दलपति विजय शब्द देखकर आलोचकों ने अनुमान लगाया है कि दलपति विजय ही खुमान रासों का कवि था। ढोला मारूरा दुहा के कवि कल्लोल हैं। ढोला मारूरा दोहा अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है और यह लोक काव्य दोहाबद्ध तथा मौखिक परंपरा में सुनाया गाया जाता था। तो जो ढोला मारूरा दोहा है उसके दो ऑप्शन हमें एग्जाम में मिलते हैं, एक कल्लोल कवि और एक कुशल लाभ। तो ये दोनों ही ढोला मारूरा दोहा के कवि हैं, तो इनसे भी हमें कंफ्यूज नहीं होना। कुशल लाभ और कल्लोल दोनों एक ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? ए भरतेश्वर बाहुबली रास, बी चंदनबाला रास, सी नेमिनाथ रास और डी बसंत विलास। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए भरतेश्वर बाहुबली रास। 25 क्वेश्चन देखते हैं। शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है। ए नेमिनाथ रास, बी भरतेश्वर बाहुबली रास, सी सुमिति गण रास और डी जयमयंक जस चंद्रिका। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी भरतेश्वर बाहुबली रास। किसकी रचना है? तो शालिभद्र सूरी की। अगला क्वेश्चन है 26वां, पंच पांडव रचित रास के रचयिता हैं। ए शालिभद्र सूरी, बी आसगु, सी नरपति नाल्य है और डी दलपति विजय। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए शालिभद्र सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं शताब्दी में कवि लोक भाषा काव्य है। ए जयमयंक जस चंद्रिका, बी उक्ति व्यक्ति प्रकरण, सी राउलवेल और डी ढोला मारूरा दोहा। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है। इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है, वो देखते हैं। ढोला मारूरा दोहा 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। दोहा गणा पुराना अच्छई पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर संकेत करती है। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयों में जोड़कर इसका विस्तार किया है। 28 क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? ए पाणिनि, बी नागार्जुन, सी पतंजलि और डी सरहप्पा। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी। अपभ्रंश का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? तो पतंजलि ने किया है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिसे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवट भाषा से तात्पर्य है। ये ग्रामीण अपभ्रंश, बी परिनिष्ठित अपभ्रंश, सी ग्रामीण प्राकृत और डी परिनिष्ठित प्राकृत। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए ग्रामीण अपभ्रंश। इसकी कुछ व्याख्या दी गई है, वो देखते हैं। अवट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश या प्रवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। अवट अपभ्रंश ऐसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमणकालीन और संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। अवट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी ग्रामीण अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना जाता है। अवट भाषा के प्रमुख रचनाकार अद्दणमाण या अब्दुल रहमान संदेश राय, संदेश राचक दामोदर पंडित, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ज्योतिषवीर ठाकुर, वर्ण रत्नाकर विद्यापति, कीर्तिलता आदि है। तो ये अवट और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी माना जाता है। तो अवट के हैं ये सारे प्रमुख रचनाकार। अगला क्वेश्चन है, अवट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? ए शिक्षा, बी शिक्षा, सी शिक्षा और डी शिक्षा। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी शिक्षा। अपभ्रंश के प्रवर्ती रूप को अवट नाम दिया गया है। अवट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा रूप मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। ए सरप्पा, बी कणप्पा, सी डोमिपा और डी कमरिपा।
तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए सरहप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है, वो देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चरियागीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध सरप्पा हैं। सरप्पा का हिंदी को पहला कवि माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने सरप्पा का समय विक्रमी संवत 960 से 633 ईस्वी शिथर किया है। बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरप्पा में ही दिखाई देता है। तो ये भी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है और हमें ये पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 32वां। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं ए कबीर, बी सूरदास, सी सरहपाद और डी विद्यापति। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी सरहपाद। आइए इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरहपाद है। वे सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनका मूल नाम राहुल भद्र था और उनके सरहप्पा, सरोजवज्र, पदम और पदमवर्ज वज्र नाम भी मिलते हैं। वे बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया था तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई। सरहपाद की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया है। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिवद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। दूसरा पॉइंट है डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। अगला क्वेश्चन है 33वां। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिवद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर रामकुमार वर्मा और डी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। सिद्धों का प्रथम कवि है ए सरप्पा, बी कणप्पा, सी गुंडरिप्पा और डी शेरपा। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है ए सरहप्पा। राइट ऑप्शन है ए सरहप्पा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? ए नारोपा, बी सरहप्पा, सी गोरक्षपा और डी लुइपा या लुहिया। कहीं पर लुइपा भी दिया होता है तो कहीं पर लुहिया। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी सरहप्पा। तो फ्रेंड्स आज हमने इसमें 35 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो भी मुझे बताएं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।